सर ये जैसे आपने बताया कि मैं फेंसिंग करनी है ये वो, तो इस पे एक अब ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है आपसे, तो बात करते-करते मुझे थोड़ा-सा ऐसे घबराहट हो रही है। सर जैसे बोलते हैं कि हमारे देश में फंडिंग को लेके जैसे डिफेंस में जो फंड जाता है, बजट जाता है, वो बहुत कम है। तो लोग अब बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी कंट्री को अपने आप को सशक्त करना है, तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाए कि सबको पेंशन और ये वो जैसे वन रैंक वन पेंशन की स्कीम की बात चल रही थी। तो उन्होंने एक फिर एक नया कॉन्सेप्ट अभी निकाला अग्निवीर करके, अग्निपथ स्कीम। तो उसमें उन्होंने बोला कि हम 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे और ये वो, तो उससे क्या होगा कि मैन पावर जो है वो कम होगा और जो पैसा बचेगा बजट से या जैसे भी उसका हम यूज़ करेंगे फेंसिंग या टेक्नोलॉजी या जो भी है। तो आप ये अग्निपथ स्कीम को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये रिलायबल है, ठीक है? देखिए, अग्निपथ का जो है पहले तो ये था नहीं, हमारे टाइम पे अग्निपथ था ही नहीं। और एक वो ठीक है पॉलिटिकली, और जो भी है गवर्नमेंट ने बनाया, मैं उसमें कमेंट्स देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, बिलोंगिंगनेस टू ए फोर्स, ये चीज़ अपना दिल में होना चाहिए। मैं एक फोर्स में ज्वाइन किया हूँ, मेरे रिटायरमेंट तक मैं उस फोर्स में रहूँगा, मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कनेक्शन उस फोर्स के साथ रहेगा। ये क्या है और अब जो घटा ये क्या है? आकाश पाताल प्रभेद है उसमें। उनका बिलोंगिंगनेस वहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, वो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद वापस आ जाएंगे, उनको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में रख दिया जाएगा, कॉर्पोरेट में भी ले लिया जाएगा, उनको बाकी ये 12 लाख या 10 लाख उनको जाने के टाइम पर मिल जाएगा, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर और नौकरी ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी नौकरी उनको मिल जाएगा, वो सब बात का बात है। लेकिन क्या उनका रिलेशन, जो एक जवान रिटायर करके अपना घर जाता है वो गर्व करता है कि मैं यहाँ पे नौकरी करता था, वो अपना बच्चों को बताता है, ये गर्व से नहीं बता सकते हैं। और ये उनका जो ट्रेनिंग है, उनका जो कार्यरत है, कार्य प्रणाली है, वो 4 साल 5 साल तक सीमित रहेगा। वो एक्सपर्टी जो है वो नहीं रहेगा। जो पूरे फोर्स में जवान जो ज्वाइन करते हैं, अब उनका 10 साल 15 साल नौकरी होने के बाद वो बिल्कुल उनको तजुर्बा हो जाता है हर एक फील्ड में, हर एक टेरेन में कार्य करने के लिए। यहाँ जो है एक ही टेरेन में एक ही जगह काम किया, उसके बाद घर आ गए, फिर दूसरा नौकरी ढूंढते रहे। उसमें तो कई लोग सर ये भी बोल रहे हैं कि 4 साल में वो वेपन ट्रेनिंग लेकर आएंगे, मतलब ऐसे क्लीशे सा कमेंट है कि उसके बाद उनको समाज में छोड़ दिया गया। यही है कि अगर इंडिया में जैसे इसराइल में लड़ाई हो रहा है, अब इंडिया में चारों तरफ से नेपाल हमको अटैक कर दिया, बांग्लादेश अटैक कर दिया, पाकिस्तान अटैक कर दिया, श्रीलंका अटैक कर दिया, शायद हमारे पास बहुत आदमी मिल जाएंगे अग्निवीर, रिटायर्ड अग्निवीर, जो मदद कर सकते, जो वहाँ पर काफ़ी हमको होमगार्ड्स मिल जाएंगे। बात अलग है, इंडिया इज इंडिया। लेकिन मेरे नॉलेज में यह है कि परमानेंट सॉल्यूशन वाज जो भी था वो सही था। और ये जो है बिलोंगिंगनेस सटनली नहीं रहेगा। बाकी ठीक है कि अब 4 साल में आदमी क्या ट्रेनिंग ले लेता है, क्या फील्ड का ट्रेनिंग क्या मिलेगा। मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, 4 साल में कौन सा ट्रेनिंग मिल जाएगा? एक्सपीरियंस तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ, वेपन ट्रेनिंग 1 साल का हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट यू हैव टू सी कि वो उनका फैमिली के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अभी बताते हैं कि हाँ नौकरी जरूर मिलेगा उनको, पैरामिलिट्री फोर्स में दे रहे, इतना परसेंटेज दे रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट्स में भी है, और उनको घर में बैठन नहीं मिलेगा, जरूर उनको सर्विस मिल जाएगा। उनका फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे को एक ही चीज़ है कि एक साथ में जो रहा वो चीज़ नहीं होगा। बाकी अब गवर्नमेंट के ऊपर है, मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा बॉर्डर जो है, हमको बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, ये तीनों के ऊपर अभी भी मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हमने अभी LAC को, चाइना बॉर्डर को अभी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, आप डोकलाम में देख लीजिए और वहाँ पर बाकी जगह पे देख लीजिए, हम किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है हमारा,
और जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रहा है एलएसी के सामने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने, तो चाइना विल थिंक 10 times to attack now India like that of 1962. It is not भारत of 1962, ये भारत 2024 का है, उनको सीखना पड़ेगा। और अरुणाचल जो सोच नहीं कि ले जाएंगे, तिब्बत ले गए, अरुणाचल नहीं ले सकते हैं। वो जी जिनपिंग जितना चाहे वो कर ले, मणिपुर के ऊपर थ्रू म्यांमार कुछ भी कर ले, लेकिन तो ये नहीं चलेगा। अक्साई चिन इसलिए गया, अक्साई चिन क्योंकि उसको पाकिस्तान ने दे दिया उनको। जी पाकिस्तान, इंडिया नहीं, हाँ उनकी ट्रीट, पाकिस्तान। हम उनको क्यों दे दे? वो जब हुआ था 1947 में जो हुआ, तो पाक, हम इसको अभी बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो 1947 के बाद है, तो वो चला गया था हमसे, लेकिन अब नहीं जाएगा। सवाल नहीं उठता है चाइना को 1 इंच हमारा जमीन लेने का। और वो जवान वो नहीं रहे 1962 का कि उनके पास टेक्निकल साधन नहीं था। जितना उनके पास है चाइना के पास, उतना हमारे पास भी है, जो वो डिप्लॉय कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड में और माउंटेनियस टेरेन में, उतना हमारा भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। वहाँ पर बॉर्डर में हमारा साधन, पर्टिकुलरली हमारा जो है एयरफील्ड, हेलीपैड, सब कुछ साधन ऑलरेडी जा चुका है। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं बॉर्डर। लेकिन सर जैसे आपने बोला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेमैन टाइप का आपको लगेगा, लेकिन कहते हैं कि अगर हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस इंडिया में मिला लिया तो लैंड तो मिला लेंगे, लेकिन जो एक फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म है उनके अंदर, जो वहाँ के जनता रह रही है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? वो लोग अंदर आके फिर यहाँ आके अगर खराब करने लगे, फैलाने लगे टेररिज्म, ये वो लैंड तो आप ले लोगे, ऑक्युपाई कर लोगे, बट हाउ विल यू डील विद दैट इशू? यस, आप देखिए कश्मीर तो डील कर रहे हैं। कश्मीर तो पहले कश्मीरियत अभी भी रखा हुआ है, कश्मीरियत लूज नहीं हुआ है। अब वो कश्मीरियत जो है, ये जो कश्मीरियत वर्ड है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अभी आप देख लीजिए पीओके में हो क्या रहा है। पाकिस्तान आर्मी के लोग डेली मर रहे हैं। ये सिर्फ चाइना ने बता करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का आर्मी मैक्सिमम डिप्लॉयड वही हो रहा है, और पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा अगर ये जगह हमारा पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर इंडिया के साथ आ गया तो कश्मीर, वो पाकिस्तान का बंटवारा तो ठीक है, बांग्लादेश का पहले करते, ये बंटवारा होने के बाद वो कंगाल का परिस्थिति उसका हो जाएगा। और आप देख ले अभी वहाँ पर जो रिवोल्ट हो रहा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहने के लिए। वो चाहते हैं कि दे आर इंडियंस एंड दे वांट टू कम टू इंडिया, दे वांट टू अनेक्स दैट विथ इंडिया अगेन। और वो हमारा भी इलेक्शन तो खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में, रिजल्ट भी आ गया। अब वहाँ जो है हमारा अपना एमएलए पोस्ट वहाँ का भी है, पीओके में ही है, क्योंकि वो हमारा जमीन है। और वहाँ के भी आप देखेंगे, वहाँ का भी कुछ पोस्ट हमारा एमएलए का वहाँ के लिए रखा गया है कि रखना पड़ेगा, ये हमारा है। और मैं क्लियरली बताता हूँ, वहाँ के लोग जो है कश्मीरी है और यहाँ के लोग भी कश्मीरी है। तो कौन थे कश्मीर? महाराजा हरि सिंह के थे ना। आप आगे चलिए, छोड़िए अभी क्या हो रहा है। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे था ना। महाराजा हरि सिंह तो दोनों, कोई पीओके तो था नहीं, दोनों कश्मीर तो उन्हीं के थे। लेकिन सर इस पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे 370 हट गया तो ये तो बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से या कहीं से भी अभी हुआ, बट इतनी साल से वो मामला जो था वो अटका हुआ था। कश्मीर, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कांग्रेस का फेलियर था, उस समय की जो करंट गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मामला यूनाइटेड नेशन में तो नेहरू जी की वजह से गया, बट वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब जाके इतने सालों बाद 370 हटा है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या फिर? बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन पूछे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कश्मीर, बिल्कुल सही है। और ये तो पॉलिटिक्स था ही पहले कि 370 और 35 पे में क्या दे दिए थे। अब हमें पता है 370 और 35 पे जब था, जब हम वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, हम 2 फ्लैग के 2 झंडे के नीचे काम कर रहे थे। एक तो हमारा तिरंगा था, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्लैग था। हम 2 झंडे के नीचे काम कर रहे थे। हम वहाँ मर सकते हैं, हम वहाँ मर सकते थे। मेरे काफ़ी जवान वहाँ पर शहादत दिए, हमारा काफ़ी जवान शहीद हुए, लेकिन वो जवान या हम वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ये कौन सा रूल है?
क्यों ये चीज है? तो ये इसको बहुत पहले गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। मैं पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये 370-35A आईवास था, इसमें कुछ गिने चुने लोग जो है वो उसका फायदा उठा रहे थे, और जो कि वहां श्रीनगर आसपास में बेस हुए थे, जिनको करोड़ों का मुनाफा हुआ और वो इसके ऊपर कमाई कर रहे थे, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। सबका अपना अपना मिलिटेंट ग्रुप्स थे, सबका अपना अपना, सब अपना अपना जो है बिजनेस करते थे। और फंड्स कहाँ से जाता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड्स जाता था। और सिर्फ मैं बताता हूँ गिने चुने, मैं किसी नाम बताना नहीं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, मैं किसी का नाम बताऊंगा। नाम हमें पता है, पूरा देश को पता है कौन कौन कितने पैसा लूट के खाते थे वहां पर, लेकिन इसको करने नहीं देते थे। वो बेचारे जो थे तंगधार बॉर्डर में, कश्मीर इज नॉट श्रीनगर। आपको अगर कश्मीर घूमने जाना है, आप श्रीनगर मत जाइए, आप पहलगाम मत जाइए, आप गुलमार्ग मत जाइए, आप जाइए तंगधार, आप जाइए कासपेट, आप जाइए नीरू, आप जाइए गुरेज, आप जाइए बहाक, आप जाइए जवाहर भली। इतने सुंदर सुंदर भली है अंदर में, देखने लायक है, पहलगाम से बढ़ के हैं सिर्फ। तो ये यहीं पर जो थे ये अपना पैसा कमाते थे, और कुछ लोग, कुछ फैमिली बढ़ते चले गए और उनका रुतबा रहा। बाकी जो थे, जो मैं इस एरिया का जो बात किया मैंने, उन एरिया में जो गरीब लोग थे और गांव के लोग थे, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं पहुंचा था। हमें पता है ये चीज़, मैं उस एरिया को गया हूँ, मैं देखा हूँ, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। डेवलपमेंट डजंट मीन कि श्रीनगर में आप कुछ डेवलप कर दिए, नो। इंडिया का डेवलपमेंट दिल्ली से नहीं चलेगा। इंडिया का डेवलपमेंट सब गांव का डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। गांव में इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं, रोड कम्युनिकेशन हुआ नहीं, दिल्ली का मत करिए, स्टेट कैपिटल का मत करिए, आप गांव में जाइए। तो वो कश्मीरियत जो थे, कश्मीरियत श्रीनगर में नहीं है, कश्मीरियत कश्मीर में है। मैं वो कश्मीर का बात बता रहा हूँ। पहलगाम, गुलमार्ग, श्रीनगर और आपका जो है निसात, शालीमार, ये सब कश्मीर नहीं है। कश्मीर में बहुत अच्छे जगह है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। अंदर में जाइए, आपको कश्मीरियत मिलेगा। वो कैसे आपको बाजवान पकाते हैं, वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं, आप अंदर को जाएंगे तो पता लगे। वो हाथ में काम करते हैं। आप फैक्ट्री मत जाइए जहाँ पर कारपेट बनता ना, गांव में जाकर देखिए वो कैसे मशीन में, वो छोटे छोटे मशीन में कैसे बनाते हैं, तो वह देखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा ये आपको सामने दिखाता हूँ। ऐसा और भी दो तीन चीज आपने लाए हो। 200 साल पुराना चीज मैंने खरीद करके लाए हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर वहाँ का चीज 200-300 साल का पहले का चीज कश्मीर होता है। ये जो है ये कश्मीरियत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहाँ के लोग इंडियंस हैं, वहाँ के लोग कश्मीरी हैं, वो इंडिया को चाहते हैं, वो वापस आएंगे क्योंकि रिवोल्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान आर्मी के साथ, और वहाँ के लोग खुद रिवोल्ट कर रहे हैं। आएंगे, आप देखते चलिए। आप अभी शाह जी बोले थे, राजनाथ सिंह से भी बोले हैं, शायद उनका बात सच हो जाए, क्या पता, देखते चलिए। सर मैं अब तो ये पॉडकास्ट काफ़ी ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। बाकी मैं आपके साथ एक अलग से सेशन करूंगी, बट सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि आप BSF में ज़्यादा आपने काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो स्कीम थी उसमें आर्मी पर्सनल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, बट पैरामिलिट्री जो फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि आर्मी तो तब पिक्चर में आती है जब नेशनल इमरजेंसी हो जाए या वॉर डिक्लेयर हो जाए, सबसे पहले गोली खाने के लिए तो पैरामिलिट्री वाले लोग ही खड़े हैं हमारे देश के लिए, तो उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्या ये कोई पॉलिटिक्स है, या फिर आप कोई सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहें या इस पर बात करना चाहें? आपने बहुत बड़ी चीज़ प्रिया बता दी है। पहला गोली आपको खाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। आप ITBP देख लीजिए, आप SSB देख लीजिए, आप BSF को देख लीजिए, आप CRPF को देख लीजिए, नक्सलाइट्स एरिया में पहला गोली तो वही खाते हैं। जी जी, आप खुद ही बता दिए कि बॉर्डर में यही तो डिप्लॉयड है। जी, आप हाई एल्टीट्यूड जाइए,
यही मिलेंगे, पैरामिलिट्री मिलेंगे। आप चाइना बॉर्डर देखिए, पैरामिलिट्री मिलेंगे। आप नक्सलाइट्स एरिया देख लीजिए, पैरामिलिट्री मिलेंगे। पंजाब बॉर्डर देखिए, पैरामिलिट्री मिलेंगे। राजस्थान बॉर्डर देखिए, गुजरात रान ऑफ कच्छ देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर बॉर्डर देखिए, जहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर होता है समर में, वहाँ काम करते हैं। कौन काम करते हैं? तो फिर ये पैरामिलिट्री। तो ये अब ये जो चीज है, अब आप देखिए, जो आदमी एक कांस्टेबल जिसने पैरामिलिट्री में रिटायर किया 30 साल पहले, 30 साल पहले का तनख्वाह से वो रिटायर किया। बेशक हम भी रिटायर किए, हमको उसी टाइम का पेंशन मिलता है। अब जो कांस्टेबल रिटायर करेगा, अब जो ऑफिसर किसी रैंक में रिटायर करेगा, उसका पेंशन जो 30 साल पहले किया उससे बहुत फर्क है। उसने क्या गलती किया है? वो कैसे अपना फैमिली को चलाएगा? ये व्यवधान किस लिए? आप खुद देख लीजिए, जहां आर्मी का डिप्लॉयमेंट है अल्टीट्यूड में, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इक्वल टेरेन, इक्वल वेदर, इक्वल हाइट, equal stress, equal strain, equal weapons also. I repeat, equal weapons also. तो क्या प्रॉब्लम है इनको देने में? तो बट They deserve. They deserve the paramilitary forces, central paramilitary forces. They deserve one rank, one pension. गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। 2004 से तो जो ज्वाइन किए हैं उनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगा। बट सर, ये स्कीम तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आई है, तो ये बिल्कुल, तो उन्होंने मैं पॉलिटिकली कोई बताना नहीं चाहता हूँ कौन सा गवर्नमेंट क्या क्या, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं देकर के बहुत बड़ा गलती हुआ है। इनका स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है। ये कभी खड़े होकर के जंतर मंतर में खड़े होकर के कभी गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेगा हमें दे दो, क्योंकि वो देश के लिए काम किए हैं। सभी जो है देश के लिए काम किए हैं। आप पातर अंतर नहीं कर सकते, आप व्यवधान नहीं रख सकते, एक को देख के दूसरों को नहीं दिए, क्योंकि जो देश के लिए सब लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं लड़ता। और सबसे अच्छा है, मैं बता, देश के लिए ये ज्यादा लड़ते हैं। ये सबसे नक्सलाइट्स एरिया में ज्यादा मरते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्स मरते हैं। जो गोली खाता है वहां पर वो बॉर्डर में, यही जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग गोली खाते हैं। तो क्या, व्हाई दिस डिफरेंसेस बिटवीन पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड डिफेंस? आप तंगधार को, मैं बता रहा तंगधार के बारे में, त्रिगाम के बारे में, किरण, फरकिया, बिमला, दुमारी, मरंजीत, खोजा बेग, पुत्ता खां की गली, सालू भत्ता, नवान गली, अब देखिए क्या क्या नाम बता रहे हूँ। ये सब हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, सब जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स बैठे हुए हैं। क्या गलती उन्होंने की है? तो इनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं कोई गवर्नमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ ये इस पार्टी का है या उस पार्टी का है। नो, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा पॉलिटिकली, बट गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि वन रैंक वन पेंशन पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं, उसी फील्ड में कर रहे हैं, उसी टेरेन में कर रहे हैं, उसी वेदर में कर रहे हैं, उसी हाइट में कर रहे हैं, उसी स्ट्रेन को लेकर कर रहे हैं जो कि दूसरे कर रहे हैं। आप ऐसा व्यवधान क्यों कर सकते हैं उनके लिए? क्या वो देश के लिए, देश के सपूत नहीं है? क्या वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो देश के लिए जान नहीं दिए है? एक पोस्ट में बता रहा हूं, मच्छल, कुपवाड़ा में पाकिस्तान बॉर्डर में मच्छल का पोस्ट बता रहा हूं, जहां पर पाकिस्तानी बैट एक्शन हुआ था, जिसमें हमारे 3-4 सोल्जर्स मर गए थे। कौन शहीद हुए? आर्मी के भी थे, बीएसएफ के भी थे, एक साथ में, दोनों इकट्ठे थे। लेकिन बेनिफिट, तो आप बेनिफिट्स कैसे वहां पर अलग अलग कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। क्या वो जो मरा मच्छल में पैरामिलिट्री फोर्स का एसआई एक का डेथ हुआ था, उसने क्या गलती किया है? उसको क्यों नहीं मिलेगा वो आरोपी?
यही तो है, सर, ये जैसे अभी व्यवधान है। जैसे सर अभी आपने बैट की बात की, तो वो है, बिल्कुल। बोलते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी पर्सनल्स रिटायर हो गए हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट की तरह आते हैं, उन्होंने अपने एक बिल्कुल। ये संगठन बना लिया है और गले वाले काट के ले जाते हैं। तो बॉर्डर में जितना आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए कंधार का बॉर्डर देख लीजिए, आपने उसमें कुपवाड़ा का बॉर्डर देख लीजिए, आपने वहाँ नौगांव का बॉर्डर देख लीजिए, आपने उरी बॉर्डर देख लीजिए, पुंछ बॉर्डर देख लीजिए, इवन पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर भी देख लीजिए। अपोजिट साइड में जितनी जमीन है, पाकिस्तान ने अपना रिटायर्ड आर्मी वालों को जमीन दे करके वहां पर बैठने के लिए गांव बना दिए हैं, ताकि जब जरूरत पड़े, एक तो इंटेलिजेंस उनका मिलता है भारत के बारे में, भारत के पोस्ट के बारे में, और वो उनको भी वेपन्स दे करके वो यहाँ पर वायलेंस सृष्टि करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये बाकायदा पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार चला रहा है इंडिया के खिलाफ में। और ये जो है मोस्टली हमारा आप देख लीजिए जम्मू बॉर्डर में भी है, बहुत है जम्मू बॉर्डर में, सियालकोट बॉर्डर में काफ़ी है, वो हमें पता है। हमारे ऊपर फायरिंग आता था जब हम वहाँ पर फेंसिंग बनाए थे 2002, 2003, 2004 में। हम जब फेंसिंग बनाए थे पठानकोट से लेकर के अखनूर तक, कठुआ, आरएसपुरा, सांबा, जम्मू, अखनूर, यहाँ का फेंसिंग कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, हमारे टाइम पे हम बनाए थे। हम नहीं थे, कोई एक सीनियर अफसर ने बनाया था अपना ट्रूप्स को लेकर के। मैं उनका श्रेय मैं उनका श्रेय वो ट्रूप्स को देना चाहता हूँ भारत के, जिनको ओआरओपी नहीं मिल रहा है, वही बनाए थे, वही फायरिंग खाए थे पाकिस्तान का। सियालकोट सेक्टर कमांडर सियालकोट के पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का रेंजर्स फायरिंग उनके ऊपर किए थे, वही लोग इस फेंसिंग को बनाए थे। और वो फेंसिंग जो बना है बाकायदा 50 गज के अंदर बना है इंटरनेशनल बॉर्डर के, बहुत ऊंचेदार चीज है वो चीज। वहां पर फेंसिंग बनाए, वहां पर फ्लड बनाए, वहां पर बंद बनाए, इतना आसान काम नहीं था। तो इस चैनल पे मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि सर ने जैसे भी बताया कि फेंसिंग वगैरह सब, बीएसएफ जो है वो सबसे आगे लाइन ऑफ कंट्रोल में खड़ी होती है, सब काम सेम कर रही है, इनफैक्ट ज़्यादा ही काम कर रही है, और 1 रैंक 1 पेंशन में उसको शामिल नहीं किया गया। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वीडियो सर की आप देख रहे हैं या जहाँ भी आप इसको समझ रहे हैं, गवर्नमेंट उसको चलाएं और गवर्नमेंट तक पहुँचाएं ये बात कि क्यों, लॉजिक क्या है, क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन आर्म फोर्सेड और पैरामिलिट्री के बीच में क्यों है, तो नहीं होना चाहिए। तो सर फिर फाइनली हम ये पॉडकास्ट को अब लाइंड अप करके अब खत्म करते हैं। तो सर आपको पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा सर, अगर आप 1-2 लाइन कुछ। प्रिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि कोई चीज खुल के आप पूछे, मैं भी खुल के मेरे दिल से जो था मैंने बताया। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो फील्ड मैंने देखा है, जिसको मैंने देखा है, जहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, जहाँ पर मैंने 40 साल काम किया है, मैं उसके बारे में बताया। कोई चीज़ मनगढ़ंत कहानी मैंने नहीं बताया। वो आबू गाजी मरा था, वो भी बात सही है। वो हरकतुल अंसार का चीफ मरा था, वो भी बात सही है। वो जो हमारा आप मसईब पकड़ा गया था अल्फरान का, वो भी बात सही है। वो कम से कम 15-16 साल उसको फांसी डेथ सेंटेंस देने में टाइम लग गया था। एक दो चीज़ और बताऊंगा मैंने अब मसईब के बारे में। के.वी. कृष्ण राव थे, बहुत पहले थे, जम्मू के गवर्नर थे। जब रिपब्लिक डे में वहाँ पर जो था परेड हो रहा था, वहाँ पर जम्मू में परेड में, तो वो अपना इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव लगाया था, वो ब्लास्ट होके कुछ मर गए थे। उसके बाद जयपुर बस स्टैंड में भी उसने जा कर के 2 चार्ज लगाया था। एक चार्ज तो ब्लास्ट हो गया, काफ़ी लोग मर गए। दूसरे चार्ज वहाँ पर जमीन के अंदर था। जब उसको इंट्रोगेट किया गया, उसने बोला एक चार्ज अभी मौजूद है, मेरे को ले चलो, मैं जयपुर बस स्टैंड से गड्ढे खोद करके उसको निकालूंगा, और उसको निकाला भी गया। वो आदमी तगड़ा था मसीब। और तो मैं तो सही बात बताया, कोई चीज़ में। सर मेरा ऑनर है कि मैंने सर के साथ पॉडकास्ट किया, तो आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को जितना आप लोगों तक पहुंचा पाए पहुंचाइए, क्योंकि हमेशा हम हर टाइप की बात करते हैं, बट आर्मी पर्सनल और बेसिकली पैरामिलिट्री पे कोई उतनी ज़्यादा बात नहीं करता है। तो आई थिंक सर का मैसेज आप सबको समझ में आ गया। एक और पॉइंट हम बताएंगे। जी सर, आप अगर इसको दिखा सकते हैं। हाँ सर, हम बताइए। हमें पता है एक सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक लेडी थी, शी वांटेड टू विजिट सियालकोट जम्मू बॉर्डर टू विटनेस हाउ द फेंसिंग इज मेड। जी। तो शी फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू
Jammu airport. From Jammu airport, she was taken to Udhampur in the mess. From Jammu airport, she went to Udhampur, remained in Udhampur in some mess, and then from Udhampur, a very senior officer, he spoke to me. I was DIG BSF Jammu. Then Honorable Secretary of Government India, she has come. She has to be shown the border fencing, how the border fencing is being made in Pakistan border. She came by road from Udhampur to Jammu, again Jammu airport area. And this gentleman received her, took her to Octroi border. I repeat, Octroi border, crossing the Band area. We reached the fencing area at Octroi border towards Sialkot and drove her for about 10-15 kilometers just on the boundary line on the international border of Pakistan in Sialkot border where the fencing was made. And she only saw the border outpost made by a paramilitary force. And who were constructing that fencing? Paramilitary force. Then she asked me, I don't find that it is not guarded by anybody else than this paramilitary force. I told yes. Then I could have come to you to visit this fencing. Why did I go to Udhampur, from Jammu to Udhampur and came back to Jammu and then went to Sialkot border, Octroi border? I told, I don't know. इसलिए लोगों को पता होना चाहिए ये पैरामिलिट्री फोर्स क्या काम करते हैं बॉर्डर में, जिसके लिए हम आज अच्छे से नींद ले रहे हैं. मैं किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए. सब जवान काम कर रहे हैं. जवान होते देश के लिए लड़ रहे, देश के लिए प्राण निछावर कर देते. उनके बीच में ये नहीं है कि ये बड़ा है और वो छोटा है, वो ऑफिसर है, वो जवान है, ये जवान अच्छा है, वो जवान अच्छा नहीं है. सबको इक्वली देखिए. सब देश के सपूत है, सब देश के लिए काम करते हैं. प्लीज ट्रीट एवरीवन इक्वली. प्लीज एंड प्लीज.